नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह के 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो असम में असफल क्यों हुआ, इससे संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप कर मत देखिएगा। देखिए, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह जो था, भारत के विभिन्न राज्यों में, यूं कह लीजिए विभिन्न प्रांतों में ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1857 ईस्वी का जो विद्रोह जो था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, उस विद्रोह में हम सफल नहीं हो पाए थे। इसके पीछे हमारे कई कारण थे। विशेषकर हमारी एकता में कमी देखा गया था और हमारे पास अस्त्र शस्त्र का अभाव भी देखा गया था। ऐसे ही कई कारण थे जो कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है असम में भी सफल नहीं हो पाता है। हालांकि 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रेरणा लेकर असम के किसान वर्ग जो है 1861 में ब्रिटिशों के नीतियों के खिलाफ जोर शोर से एक आवाज उठाते हैं, एक विद्रोह करते हैं, जिसे किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं भारत के विभिन्न प्रांतों में, यूं कह लीजिए विभिन्न राज्यों में कई स्थानीय लीडर थे जो कि ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हम दिल्ली से देखते हैं तो दिल्ली से आपका थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे वो नाम मात्र का ही शासक थे, क्योंकि उनका उम्र जो था 80 के आसपास हो गया था। तो हम देखते हैं उनका सारा कार्य का दायित्व जो है, जो सेना अध्यक्ष जो थे उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। और जो सेना अध्यक्ष जो थे वो लगभग आपका 45 साल ब्रिटिश सेना में काम किए हुए थे। यही कारण है कि युद्ध से संबंधित उनके पास काफी अनुभव था, कई लड़ाई भी लड़े थे। बहादुर शाह जो है आपका दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं कानपुर से आपका नाना साहब और मेरठ से तात्या टोपे, और झांसी जो है झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। वहीं असम से मानीराम दीवान युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन 1857 ईस्वी का विद्रोह में यदि हम पूर्ण रूप से सफल हो जाते तो भारत जो है आपका 1947 ईस्वी में आजाद होने की बजाय 1857 में ही भारत जो है अंग्रेजों से मुक्ति पा लेता। ठीक है, तो हम देखते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है असम राज्य में असफल क्यों होता है। इसके कई कारण थे, उन कारणों पर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह असम में असफल होने का कारण। ठीक है, आज का टॉपिक्स यही है आपका। देखिए, पहला पॉइंट हम लेते हैं विद्रोह करने वाले लोगों का कमी। ठीक है, किसी भी विद्रोह को सफल बनाना है तो लोगों का जमावड़ा अत्यधिक मायने रखता है। लेकिन हम देखते हैं ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ जो असम के विभिन्न प्रांतों में जो आवाज उठाया जा रहा था, उनमें लोगों का काफी कमी देखा गया। केवल हम देखते हैं आपका जोरहाट और शिवसागर, इन दो जिलों में ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा था। जबकि आपका जो बड़े जिले आते हैं, बड़ा जिला जिसमें जनसंख्या भी काफी था, वो था आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी, आपका कामरूप और
नौगांव। इन जिलों में लोगों की संख्या जो है काफी ज्यादा था, लेकिन ये लोग ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, यानी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं आपका विद्रोह करने का सही समय निर्धारित नहीं किया गया था। देखिए, विद्रोह करने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, उस समय पर ही विद्रोह करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, आसाम के लोग विद्रोह तो करना चाहते हैं, लेकिन विद्रोह करने का जो सही समय था उसे सही तरीके से निर्धारित नहीं किए थे। यही कारण है कि छिटपुट जगह पर ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ब्रिटिश बड़ी सहजता से इन्हें आसानी से कुचल देती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, विद्रोह करने का सही समय निर्धारित नहीं किया गया था, जिसके कारण आसाम में 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वह असफल होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं आपका विद्रोहियों का नेता मानीराम दीवान। मानीराम दीवान विद्रोहियों से काफी दूर थे, यानी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे आपका आसाम में 1857 ईस्वी का विद्रोह का, तो मानीराम दीवान। मानीराम दीवान जो थे ये आपका आसाम में न रहकर ये कहां थे आपका कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में जब वो जाते हैं तो उत्तर भारत में देखते हैं कि ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ काफी जोर शोर से आवाज उठाया जा रहा है। तो उनके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि क्यों ना इन विद्रोह का सहारा लेकर हम असम में भी ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे असम राज्य से। और ऐसी आकांक्षा मन में पाले हुए वह क्या करते हैं, जोराहट का शासक है जो थे आपका आहोम शासक कह सकते हैं, जोराहट का आहोम शासक जिनका नाम था कंदपेश्वर सिंह। कंदपेश्वर सिंह को गुप्त पत्र भेजते हैं, लेकिन वह गुप्त पत्र जो है किसके हाथ में लग जाता है, ब्रिटिशों के हाथ में लग जाता है। और इस पत्र में युद्ध से संबंधित गुप्त नीतियों का वर्णन किया गया था। और जब ये ब्रिटिश के हाथ में लग जाती है तो ब्रिटिश समझ जाती है कि मानीराम दीवान जो है कोलकाता से ही आसाम में अशांति पैदा करना चाहते हैं, यानी ब्रिटिश की नीति के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। और तब के समय में ब्रिटिश क्या करती थी, जो भी उनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें देशद्रोही के संज्ञा देकर उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता था। ठीक है, तो हम देखते हैं मानीराम दीवान को कोलकाता में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। कोलकाता में मानीराम दीवान क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चौथा नंबर हम पॉइंट लेते हैं आपका विद्रोह में समाज का सभी वर्ग शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, ये भी कारण बनता है। विशेषकर कौन शामिल नहीं हुए थे, बंगाली युवा शिक्षित वर्ग। ठीक है, क्योंकि देखिए बंगाली जो समुदाय के जो लोग थे ये तो आसाम का रहने वाले थे नहीं, ये तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। जब ब्रिटिश अपना धंधा जो है जोर शोर से आसाम राज्य में फैला रहा था तो
असम के किसान वर्ग जो है ब्रिटिश के नीति के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी असम का किसान वर्ग जो है ब्रिटिश के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते थे, उनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे समय में ब्रिटिश क्या करती है, वेस्ट बंगाल से शिक्षित नव युवकों को असम लाती है और उन्हें प्रशासनिक नीतियों में शामिल कर देती है। यानी उन्हें एक नौकरी देती है, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना है। और ये बंगाली नौ युवक जो थे ये क्या करते हैं, अपने ही जनता को यानी अपने ही देश की जनता को शोषण करते हैं। चंद लाभ प्राप्त करने के लिए अपने ही जमीन के साथ सौदा करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1847 ईस्वी के विद्रोह में जब असम में चल रहा था, तो हम देखते हैं 1847 ईस्वी का विद्रोह में ये शिक्षित जो बंगाली युवा है ये क्या करते हैं, बाकी भारतीयों का साथ नहीं देते हैं, विशेषकर असम राज्य में। ठीक है, और 5 नंबर हम पॉइंट लेते हैं। आपका 5 नंबर पॉइंट है असम के विद्रोहियों ने अपनी गोपनीयता को बरकरार नहीं रख सके। गोपनीयता नहीं रखने के कारण हम बैटल ऑफ प्लासी युद्ध जो है हार चुके हैं। इसके पीछे कारण यह था कि सिराजुद्दौला का कुछ सैनिक जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे। यानी सिराजुद्दौला कुछ ऐसे गुप्त रणनीति बनाते थे जो कि उनका रणनीति जो है डिस्क्लोज हो जाता था, यानी ब्रिटिश के कान तक पहुंच जाता था और ब्रिटिश सेना पूरी तैयारी से मुंह तोड़ जवाब देती थी। हम देखते हैं कि आपका बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के पास लगभग 50 से 40 हजार सैनिक था, जबकि ब्रिटिश के पास आपका 4 से 5 हजार ही सैनिक था। सिराजुद्दौला के पास आपका 40 से 50 तोप था, जबकि ब्रिटिश के पास केवल 12 तोप था। युद्ध में सिराजुद्दौला का लगभग 500 सैनिक शहीद होते हैं, जबकि ब्रिटिश के तरफ से केवल 25 सैनिक ही शहीद होते हैं। तो इसके पीछे कारण यह देखा गया कि आपका सिराजुद्दौला जो है अपनी रणनीति को गुप्त नहीं रख पाए थे। यानी आप समझ चुके होंगे कि किसी भी जंग को जीतने के लिए रणनीति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, 6वां नंबर पॉइंट है आपका विद्रोहियों के पास उचित अस्त्र और शस्त्र का अभाव। देखिए, आप युद्ध करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास उचित अस्त्र और शस्त्र नहीं है, तो ये समझ लीजिए आप युद्ध में जीतने वाले नहीं है। आपको याद होगा काकोरी रेलवे कांड। ठीक है, काकोरी रेलवे कांड क्या था, जो कि कांड को अंजाम दिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद ने, जिनका टाइटल जो था वो तिवारी था, लेकिन अपने कार्य के लिए उन्हें आजाद नाम से जाना गया, क्योंकि एक बार किसी कार्य में वो लिप्त पाए गए थे और जब जज उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो चंद्रशेखर तिवारी जो बताते हैं अपना नाम है, वो बताते हैं अपना नाम कि चंद्रशेखर आजाद। तब से इतिहास में उन्हें तिवारी की जगह पर आजाद के नाम से जाना गया। हम देखते हैं भारत को चंद्रशेखर आजाद बहुत शीघ्र ही आजाद कराना चाहते थे, यहां तक कि अपने मित्र मंडलियों में कहते फिरते थे कि भारत आजाद होने वाला है। आजाद तो करना चाहते थे, पर आजादी की जंग लड़ने के लिए धन का होना
या अस्त्र शस्त्र का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उनके पास ना धन थी और ना ही अस्त्र शस्त्र था। ऐसे समय में उन्हें पता चलता है कि एक ट्रेन के जरिए कुछ पैसा और अस्त्र शस्त्र ब्रिटिशों का एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर ब्रिटिश सरकार जा रही है। और ऐसे समय में आपका चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ क्रांतिकारी मित्रों के साथ ट्रेन को लूट लेते हैं, यानी पैसे को भी लूट लेते हैं और अस्त्र शस्त्र को भी लूट लेते हैं। यानी आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी जंग को जीतने के लिए अस्त्र और शस्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है। आप बिना अस्त्र शस्त्र के जरिए आप जंग नहीं जीत सकते हैं। यानी आप तोप का सामना एक केवल लाठी से नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैं तोप का सामना लाठी से कर लूं, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता कहा जाएगा। ठीक है, तो छठा पॉइंट हम ये ले सकते हैं, गोमदर कुंवर जो है आपका, गोमदर कुंवर भारत के विभिन्न प्रांतों का नेतागण से उचित तालमेल नहीं बैठा पाए थे। ठीक है, देखिए भारत के विभिन्न प्रांतों में ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ जब आवाज उठ रहा था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, वो सन था आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो मानीराम दीवान जो है उन लीडरों से उचित तालमेल नहीं बैठा पाए जो कि भारत के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यानी ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि बाकी जो लीडर जो थे भारत का, वो मानीराम दीवान को सपोर्ट भी नहीं कर पाए। यानी मानीराम दीवान को पहले जाकर उन नेतागणों से मिलना चाहिए था, एक उचित रणनीति बनाना चाहिए था। जैसे कि आप कह सकते, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली, बहादुर शाह, ये जो लीडर सब जो थे, इन सब लीडर से वो कभी मुलाकात भी नहीं किए थे। तो जाहिर सी बात है इनके सपोर्ट में जो लोग थे वो मानीराम दीवान को नहीं जानते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मानीराम दीवान युद्ध के लिए तो तैयार होते हैं, युद्ध करना भी चाहते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं और ब्रिटिश सैनिक उन्हें पकड़कर आपका जोरहाट में आपको फांसी दे देती है। ठीक है, देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह जो था, सिपाही विद्रोह, वह असम राज्य में क्यों असफल हुआ था, इस असफलता के पीछे ये सारे पॉइंट थे जो कि मैं बड़ी सहजता के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है असम में क्यों सफल नहीं हुआ था। तो आज के क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।